Hey guys, this is AJ and you're watching The Examiners। तो फ्रेंड्स, आज सेकेंड सेमेस्टर का जो डीएलएड का कोर्स हम लोग चला रहे थे उसमें आज पहला पेपर हो गया है। प्रथम पेपर और सेकंड पेपर दोनों हो गए हैं एजुकेशन के आपके। कल आपके एसएसटी के साइंस के और मैथ्स के पेपर होंगे। तो आज जो पेपर आया था वो नॉर्मल पेपर था, ना ज़्यादा टफ था आपके लिए, ना ज़्यादा इजी था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पहली बार आए हुए थे, जिनको कर पाना आपके लिए मुश्किल था। फिर भी ऑन एन एवरेज आपका पेपर अगर देखा जाए तो आप आराम से 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 10 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना पढ़ाए हुए आए हुए थे या फिर आपके जो सिलेबस में नहीं दिया है कहीं बुक में वहाँ से आए हुए थे। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है, जैसा कि आप जानते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला आपका बहुविकल्पीय है, दूसरा अति लघु है और तीसरा लघु क्वेश्चंस हैं। जो बहुविकल्पीय होता है उसका आंसर सीधे क्वेश्चन में लिख देना होता है आपको आंसर डाल के। लघु उत्तरीय जो होते हैं वो आपके अति लघु होते हैं, वो 1 से 2 लाइन में लिखना होता है आपका, यानी मैक्सिमम 25 शब्द होने चाहिए। जबकि लघु उत्तरीय जो होते हैं वो लगभग 5 से 7 लाइनों में लिखा जाता है, यानी 75 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो इसमें देखिए पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं पेपर 1 का। तो देखिए क्वेश्चन आया था, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? ऑप्शन था अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो ये डेफिनेशन जो थोड़ा टफ डेफिनेशन है, ये गांधी जी की डेफिनेशन और स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, मगर इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है? यूनेस्को है, WHO है, यूनेडियो है या यूनिसेफ है? तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन यूनेस्को को माना गया है। कि बच्चे यूनिसेफ और यूनेस्को में कंफ्यूज हुए होंगे। यूनिसेफ आपका गलत है, यूनेस्को सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था, दिवा स्वप्न किसकी पुस्तक है? तो दिवा स्वप्न गिजू भाई बधेका ने लिखी है। आंसर 3 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम किस में थी? तो बौद्धकालीन शिक्षा में पाली भाषा को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मुदलियार आयोग किससे संबंधित है? तो मुदलियार आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो, ये किसने कहा है? तो ये रूसो का कथन है। आंसर आपका 2 सही है इसमें। 7th, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। 8th क्वेश्चन, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? तो किंडरगार्टन जो है फ्रॉबेल ने दिया था, इसका अर्थ होता है बाल उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिजू भाई की शिक्षा को किसको मानते थे? तो ये बाल केंद्रित मानते थे। इन्होंने बाल देवो भव कहा था, इसलिए ये बाल केंद्रित शिक्षा है इनकी। महिला समाख्या योजना कब लागू हुई थी? तो 1989 में महिला समाख्या योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है, ये किसने कहा था? तो ये अर्बन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका 4th हो जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है? तो स्वच्छ ऊर्जा आपकी सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा है। हालांकि प्राकृतिक गैसें भी हैं मगर इससे प्रदूषण होता है वायु का, इसलिए इसको नहीं मानेंगे, सौर ऊर्जा को ही मानेंगे स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 21A आपका मौलिक अधिकार है जो आपका वहाँ है ये। क्वेश्चन नंबर 14, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आत्म अनुभूति
आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होता है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद जो होता है वो मुक्त्यात्मक शिक्षा जो अनुशासन होता है उसकी बात करता है। तो 15 का 2 हो जाएगा। तो देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वही स्कोरिंग होते हैं, आपको पूरे पूरे नंबर दिलाते हैं। अगर इसमें आप 15 में 15 कर लेते हैं तो आप आराम से अच्छा स्कोर 40 से 45 के बीच कर सकते हैं। मगर ऑन एन एवरेज बच्चा 10 से 12 ही स्कोर कर पाता है। बाकी 3 क्वेश्चन जो होते हैं आपके गलत नॉर्मली हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं लें। आगे बहुत इजी पेपर था, उसको अगर अच्छे से आपने किया होगा तो आप आराम से इस पेपर में 35 से 40 के बीच स्कोर कर लेंगे, ठीक है, जो कि अच्छा स्कोर है। अब देखते हैं अति लघु प्रश्न। तो अति लघु देखिए 1 लाइन में आपको लिखना होता है, मैक्सिमम 2 लाइन में। अब यहाँ बौद्धकालीन 2 प्रमुख केंद्रों की बात की गई थी। तो आपके देखिए बहुत से केंद्र SCERT के रूप में दिए हैं, जिसमें तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला आपके प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। तो आप कोई भी 2 लिख सकते थे इसमें। मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो मूल्य परक शिक्षा क्या होती है? आपको आत्मनिर्भर बना देती है, आपको स्वावलंबी बना देती है, आपके अंदर सामाजिक, वैश्विक और नैतिक गुण की उत्पत्ति कर देती है, यानी आपके गुणों का विकास कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? तो 1854 में आपका जो उड का डिस्पैच आया था, उड का घोषणा पत्र, उड डिस्पैच, इसे ही शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आया था। तो उपनयन संस्कार क्या होता था? जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा में बालकों को मठ में प्रवेश, यानी जो गुरुकुल होते थे उनमें प्रवेश लेने से पूर्व उपनयन संस्कार कराया जाता था। यानी विद्यालय यानी मठ में प्रवेश से हेतु जो बालकों का संस्कार होता था उसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। ये 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब आई थी? तो कई बार मैंने बताया है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है वो 22 अगस्त 1947 को आई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका 22 अगस्त 1947। शिक्षा का निष्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो निष्पंदन का सिद्धांत जो है वो मैकाले ने दिया था। मैकाले ने शिक्षा का निष्पंदन का सिद्धांत दिया था। प्लेटो की कोई एक पुस्तक का नाम लिखना था आपका। तो द रिपब्लिक और दास कैपिटल इनकी मुख्य पुस्तक का नाम है। तो कोई भी आप लिख सकते थे, इसमें एक ही पुस्तक का लिखना था, आप एक लिख देते, 1 नंबर आपको आराम से मिल जाता। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखने थे। तो पहला बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, दूसरा जो SC ST माइनॉरिटी या वंचित वर्ग की महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं उनके ड्रॉप आउट को रोकना। ये सभी ब्लॉक स्तर पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी का आपका ये लिख सकते थे उद्देश्य के रूप में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो अध्यापक शिक्षा के मानक आपके NCERT जो है वो संस्था है मेन, वही आपके अध्यापक शिक्षा के मानक तय करती है। शिक्षा की एक परिभाषा लिखने को आई थी। तो शिक्षा की परिभाषा आप गांधी की परिभाषा लिख सकते थे। गांधी जी ने कहा है जो शिक्षा क्या है, जो छात्र के शारीरिक, मानसिक और आत्मा से में जो भी अच्छा हो उसे बाहर निकालने की, सर्वश्रेष्ठतम को बाहर निकालने के गुण को ही शिक्षा कहा जाता है। यानी शिक्षा वह है जो छात्र के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक गुणों को विकसित कर दे, ठीक है। गांधी जी की शिक्षा के अनुसार है। वैसे कई शिक्षाएं हैं, जैसे शिक्षा की परिभाषा आपने शिक्ष और आ धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, ये भी लिख सकते थे। शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखे। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास जो होता है वो होता है। दूसरा क्या है? नैतिक बनाना और सामाजिक बनाना, छात्रों को, बालकों को समाज उपयोगी बनाना।
ठीक है, ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कहलाते हैं। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट बालक मतलब क्या होता है? जो विद्यालय बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं उन्हें ड्रॉप आउट बालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उन्होंने कई आंदोलन किए हैं जो कई नेताओं के जो आपके थे उनके नेतृत्व में किए गए हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते थे, मगर मेनली जो आपके याद आएंगे वो गांधी जी के नेतृत्व में अधिक हुए हैं। तो आपका पहले भारत छोड़ो लिख सकते थे आप इसको, भारत छोड़ो। दूसरा पूर्ण स्वराज की मांग। ये 2 मुख्य इनके आंदोलन थे, और भी आंदोलन हैं आप इनको लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखना है आपको। तो पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय में आप कर सकते हैं, वृक्षारोपण करके, कीटनाशकों का प्रयोग न करके, ये लिख सकते थे। और क्या कर सकते हैं आप, फसल चक्र का प्रयोग करके आप जो है प्रदूषण को रोक सकते हैं। 13th क्वेश्चन है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखने थे। तो नैतिक मूल्य जो है एनसीईआरटी जो आपकी है, एनसीईआरटी उसने आपके 83 मूल्य बताए हैं। तो 83 मूल्य में से आप कोई भी लिख सकते थे। मूल्य का डिवीज़न 3 बार में हुआ है, एक नैतिक, एक सामाजिक और दूसरा वैश्विक, तीसरा। तो 3 भागों में बांटा गया है। अब 4 यहाँ पे नैतिक मूल्य बताए गए थे, तो आप सत्यनिष्ठा लिख सकते थे, सत्यनिष्ठा, आज्ञा पालन, अनुशासन, स्वावलंबन हो गया, और आपका समानुभूति, सहानुभूति, कुछ भी आप लिख सकते थे यहाँ पे, जो आपके 4 नैतिक मूल्य हो जाते हैं। फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को आपको लगभग 5 से 7 लाइन में यानी 1 पेज में लिखना होता है। ठीक है, अगर 1 पेज से कम भी लिख देते हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं यहाँ पे लिखने को आई थी। तो मारिया मॉन्टेसरी क्या करती थी, जो बच्चे थे जो मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे थे उनकी शिक्षा से संबंधित इनकी पद्धतियाँ थी। इन्होंने बाल उद्यान की बात की है, और इन्होंने क्या कहा है, जो भी शिक्षा है वो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और गणित की शिक्षा यानी भाषा की शिक्षा दी जाए, इनमें बात की। तो इनकी विशेषताएं आप आराम से लिख सकते थे। प्रारंभिक शिक्षा की चुनौतियों के बारे में पूछा गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा में जो चुनौतियां आती हैं वो मेन चुनौती आती है ड्रॉप आउट की समस्या। जो बच्चे होते हैं वो बीच में ही शिक्षा छोड़ के चले जाते हैं, उनको कैसे रोका जाए, ये चुनौती है। दूसरा जो होता है वो फंड की शिक्षा आती है, जो विद्यालय हैं वो कम हैं। तीसरा गुणवत्ता की समस्या आती है, जो गुणवत्ता नहीं प्रदान की जा रही है। और जो राजनैतिक और सामाजिक कारण हैं ये सभी चुनौतियों में आ जाते हैं। इनको आप अच्छे से बना के फ्रेम करके आंसर लिख सकते थे। 33rd क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। तो बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो पाली भाषा में दी जाती थी, निःशुल्क थी, मठों में होती थी, यानी मठ जिनको कहते थे आप विहार कहते थे, विहार में की जाती थी। इसमें शिक्षा लेने से पूर्व आपको प्रबज्जा संस्कार करना पड़ता था। यही सब मिला के आप आराम से इसको आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्य लिखिए। तो राज्य का प्रमुख कार्य 2 है, एक विद्यालय निर्माण, दूसरा वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये समाज का मेन काम होता है। अगला काम कर सकते हैं संरक्षण प्रदान करना और कोई भी मैनेजमेंट का कार्य करना, ये सरकारी कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आदर्श व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। तो मेन जो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद था उसमें इनका जो मानना था और इनकी जो मूल तत्व था उसके हिसाब से इन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्य दिए हैं। आदर्शवाद में जहाँ शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है और कहते हैं जो हमारा लास्ट एम क्या है, मेन एम क्या है, ईश्वर की प्राप्ति या आत्म अनुभूति की प्राप्ति है। यानी बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसे आत्म अनुभूति की प्राप्ति करा सके, यही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। जबकि प्रकृतिवाद कहता है कि स्व की उत्पत्ति, यानी जब तक बालक अपने स्व नेचर को न पाले, नेचर को न प्राप्त कर ले, उसी को शिक्षा कहा जाता है। ऐसी शिक्षा दी जाए जो बाल केंद्रित हो, प्रकृति परक हो, जिससे बच्चे के आंतरिक शक्तियों का विकास हो सके। ऐसी शिक्षा ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है इन्होंने। शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का
व्यापक अर्थ होता है अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, यानी बच्चा जन्म लेता है और जन्म से मृत्यु तक उसकी जीवन पर्यंत चलने वाली जो होती है वो शिक्षा कहलाती है। इसी को यही इसका व्यापक रूप है, यानी इसमें कोई टाइम नहीं होता है, कोई पाबंदी नहीं होती है कि बच्चा कहाँ सीखेगा। बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक ही सीखता रहता है, वही उसकी शिक्षा कहलाती है। या कोई आंसर फ्रेम कर लेना था। हंटर कमीशन की विशेषताएं बतानी थी, तो हंटर कमीशन की विशेषताएं आप आराम से लिख सकते थे। 1882 में आया था। यहाँ से आप फ्रेम करना स्टार्ट करते हो, लास्ट में बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्राथमिक शिक्षा में दिए हैं। फिर शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य बताना था। तो शांति निकेतन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, जो प्रकृति के संरक्षण में गोद में आसानी से महिलाएं जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आप इसको फ्रेम कर सकते थे। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताना था, तो आपको वृक्षारोपण हो गया, वृक्षारोपण कर सकते हैं। कंटूर फार्मिंग, फसल चक्र का प्रयोग करके, मेड़ बांध के, इन सब का प्रयोग करके आप मृदा अपरदन को रोक सकते थे। फिर लास्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा के बारे में पूछा गया था। तो वर्धा जो आपका सम्मेलन था 1937 में, वहीं पे गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी। बुनियादी शिक्षा क्या है? एक कोई पाठ्यक्रम, क्रियाविधि ना होकर के एक पाठ्यक्रम है। इसमें बताया गांधी जी ने कि किस प्रकार से हमें छात्रों को शिक्षा दी जाए। मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, हस्तकला की शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे क्या हो, स्वावलंबी बन सकें। तो ये कुल मिला के आपका पहला पेपर था। सेकंड पेपर का एनालिसिस और आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए देखते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।